सामान्य भौतिक विज्ञान का जो अन्य चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक और मापन, इससे संबंधित एमसीक्यू यानी प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको साबित होंगे इन एग्ज़ाम्स में। जैसे हम बात करते हैं एमपीपीएससी का प्रीलिम्स और जैसे एमपी के अन्य एग्ज़ाम जैसे एमपी व्यापम या पीईबी या फिर ईएसबी जो कंडक्ट कराता है। ईएसबी का मतलब है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसका व्यापम में फिर पीईबी का नाम बदल कर अभी हुआ है। वन रक्षक में, जेल प्रहरी में, पुलिस कांस्टेबल, डीजे यानी डेप्यूटी जेलर या फिर अन्य एग्जाम जहाँ पे सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम आता है और वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये टॉपिक आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। एसएससी से संबंधित एग्जाम जैसे सीजीएल हम बात करें, सीएचएसएल की बात करें तो यहाँ पे भी सामान्य विज्ञान पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एसएससी में अन्य एग्जाम जहाँ पे सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम दिया जाता है और वहाँ से प्रश्न आते हैं, वहाँ पर ये टॉपिक आपको उपयोगी साबित होंगे। रेलवे से संबंधित एग्जाम और एमपीएसआई का एग्जाम, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम और इसके अलावा अन्य एग्जाम जहाँ पे सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम आपको दिया जाता है और वहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मात्रक और मापन का जो ये चैप्टर है। इससे संबंधित एमसीक्यू हम शुरू करते हैं। एमसीक्यू शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको समझने के लिए उनकी समझ आपको बढ़ जाएगी। ठीक है, उन प्रश्नों को समझने की समझ आपको बढ़ जाएगी। हम यहाँ बात करते हैं मात्रकों की 4 प्रणालियों के बारे में। मात्रकों की 4 प्रणालियों के बारे में कौन कौन सी है? पहली है सीजीएस, दूसरी है एमकेएस, एफपीएस और एसआई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सीजीएस का मतलब यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म से समझिए। सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अगला है मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम और ये एस है सेकंड। यह सीजीएस पद्धति का ही एक बड़ा रूप है। अगला है फुट पाउंड सेकंड, फुट एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से है सेकंड, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अगला ये है अंतर्राष्ट्रीय मानक जिसको एसआई पद्धति हम कहते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 संपूरक मात्रक है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी एसआई पद्धति में जितने भी मात्रक होंगे वो कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। ये इन्हीं मात्रकों से मिलकर बने होंगे। ठीक है, एसआई मात्रक जो 7 मूल मात्रक है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये भौतिक राशि मतलब यहाँ पे दी गई इस वाले कॉलम में। दूसरा है एसआई मात्रक, इस वाले कॉलम में दिए गए हैं और संकेत इस वाले कॉलम में दिए गए हैं। हम तीनों देखेंगे एक एक करके। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर और इसका संकेत है एम, स्मॉल एम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, इसका संकेत है केजी। समय का एसआई मात्रक है सेकंड, इसको हम एस से दर्शाते हैं। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, इसको हम के से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, इसको हम ए से दर्शाते हैं। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला, इसको हम सीडी से दर्शाते हैं। और पदार्थ का परिमाण इसको हम मोल से दर्शाएंगे और इसका एसआई मात्रक है मोल, MOL मोल। ठीक है, यहाँ पे ये 7 मूल मात्रक है। इसके बाद हम बात करते हैं संपूरक मात्रक की। तो संपूरक मात्रक की एसआई पद्धति में संख्या यहाँ पे है 2। भौतिक राशि बात करें समतल कोण, इसका एसआई मात्रक है रेडियन, इसका संकेत है RAD रेडियन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं घन कोण की। तो स्टेरेडियन इसका एसआई मात्रक है, SR इसका संकेत है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी हमने यहाँ पर डिस्कस करें। अब हम पहुँचते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू में यहाँ पे दिया है सवाल सूची 1 जिसमें मात्रा दी गई है और सूची 2 जिसमें इकाई दी गई है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यूपीएससी 1999 में यह सवाल पूछा जा चुका है और यूपीपीसीएस 2006 में यह सवाल पूछा जा चुका है। सूची 1 में जैसा कि यहाँ बताया गया है मात्रक है या फिर मात्रा इसको बोलेंगे। सूची 2 में है यहाँ पे इकाई। ये यहाँ पे कूट दिए गए हैं, इन कूट की सहायता से हमको इस प्रश्न का उत्तर हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा यहाँ पे दिए गए हैं। सूची 2 में है मैक, एंगस्ट्रॉन्ग, पास्कल और जूल। यहाँ पे मात्रक है और इसकी इकाई है। ठीक है, तो हम वहाँ से चालू करते हैं जो हमको सबसे ज़्यादा पता हो। ठीक है, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। 1 मिनट पेन किधर गया? ठीक, ऑन है। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब जानते तो सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रक हमको पता होगा वो ज़्यादातर लोगों को वो है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे जूल। तो डी का जो डी वाले जो सूची 1 में जो डी है
उसकी जोड़ी किससे बन रही है, 4 से। तो 4 यहाँ पे कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखिए पहले वाले में 4 है और यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में आपको 4 मिल रहा है। तो एक की डी की जो जोड़ी बन रही है यहाँ पे 4 से, डी की जोड़ी बनी किससे, 4 से। ठीक है, आगे है दाब। दाब की इकाई क्या है, मैक, एंगस्ट्रॉन्ग या पास्कल। तो दाब की इकाई यहाँ पे पास्कल। तो सी की जोड़ी बनेगी यहाँ पे 3 से। तो सी की जोड़ी 3 से कहाँ बन रही है, एक पहले वाले में बनेगी और ये बन रही है तीसरे वाले में। अगला है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम चेक करेंगे मैक या फिर एंगस्ट्रॉन्ग। तो तरंग दैर्ध्य है तरंग दैर्ध्य है एंगस्ट्रॉन्ग। तरंग दैर्ध्य का मात्रा जो है, तरंग दैर्ध्य मात्रा की इकाई है एंगस्ट्रॉन्ग। बी का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 किस में है, बी वाले में, इसमें और इसमें, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो और ये ऑप्शन में पहले से नहीं है। तो कौन कौन से बच रहे हैं यहाँ पे, ए और सी। ए और सी हम इन दोनों में चेक करेंगे। अब उच्च वेग की जो इकाई है वो कौन सी होगी, एक आखिरी बचा है मैक। तो ए का हो जाएगा 1। तो ए का 1 कहाँ पे है, बी वाले में, लेकिन ये तो पहले ही बाहर है, और सी वाले में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो सी वाला जो ऑप्शन है, जो सी वाला जो कूट है, इस प्रश्न को सेटिस्फाई करता है और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पे सी। अन्य बातें इसकी हम जानते हैं, मैक को उच्च वेग प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। मैक को किस लिए हम उपयोग करेंगे, उच्च वेग प्रदर्शित करने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए एंगस्ट्रॉन्ग का प्रयोग करते हैं और एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। दाब की मापक इकाई पास्कल है और 1 पास्कल बराबर होता है 10⁻4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर होगा 1 इकाई वायुमंडल दाब, इसके भी बराबर होगा 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसके बराबर होगा 10 पास्कल। तो ये बोल दो या ये बोल दो या ये बोल दो या फिर ये बोल दो, ये इनका मान सभी का एक समान होता है। और ऊर्जा का मात्रक होता है यहाँ पे जूल। ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे जूल। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यूपीएससी 2008 में ये सवाल पूछा जा चुका है। सूची 1 में यहाँ पे हम देखते हैं क्यूसेक, बाइट, रिक्टर और बार। सूची 2 में क्या है, दाब, भूकंप की तीव्रता और प्रवाह की दर और कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में जो दिए गए हैं उसका संबंध सूची 2 के किस ऑप्शन से, ये हम देखेंगे। और यहाँ पे एक कोड दिया गया है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमको मालूम होता है हम वहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे आंसर आने की, जो सही आने की चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर दिया है। कंप्यूटर का संबंध इसमें से किससे है, कंप्यूटर का संबंध है यहाँ पे बाइट से। किससे है, बाइट। ठीक है, कंप्यूटर का संबंध किससे है, बाइट से। जैसे के भी हम बोलते हैं किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी। जैसे आपके फ़ोन में बात करते हैं ना, आपके फ़ोन में कितनी जीबी रैम है, कितनी जीबी का स्टोरेज है, तो जीबी वो ये बाइट है। ठीक है, ये कंप्यूटर का संबंध है यहाँ पे बी से। तो 4 का सूची 2 के 4 का संबंध है सूची 1 के बी से। तो यहाँ पे देखिए बी का 4 वाला कौन कौन सा दिख रहे हैं, बी का 4 यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन है और डी वाला ऑप्शन है। ये देखिए ये मिल रहे हैं। तो पहला और तीसरा यहाँ से रेस से बाहर हो गए, यानी आंसर सही होने की संभावना खत्म हो चुकी है इनकी। अब हम बात करते हैं इसके बाद। तो इसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा हमको पता होता है वो है भूकंप की तीव्रता। हो सकता है आपको कुछ और भी मतलब जो अन्य ऑप्शन वो पता हो, लेकिन जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 विद्यार्थी है, 10 में से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेजॉरिटी की, मतलब 10 में से 9 को पता होगा जो सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर सबको पता होता है, उसके बाद है भूकंप की तीव्रता। इस प्रकार जो सबसे आसान जो ऑप्शन होते हैं वहाँ से हम चालू कर रहे हैं। हो सकता है आपको चारों पता हो एक साथ, लेकिन यदि आपको नहीं पता तो इस प्रकार भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता ये संबंधित है रिक्टर से, रिक्टर पैमाने से हम इसको नापते हैं। तो सी का संबंध यहाँ पे 2 से, सूची 2 के 2 से। तो सी का संबंध किससे हो जाएगा, सूची 2 के 2 से। इसमें है 2 वाला ऑप्शन और इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो पहले ही बाहर है रेस से, अब ये भी बाहर हो गया, डी वाला भी बाहर हो गया। तो कौन सा बाहर हो गया, ए बाहर हो गया, सी बाहर हो गया और डी बाहर हो गया। अब आंसर इसका सिर्फ एक बच रहा है यहाँ पे,
ऑप्शन बी। इस मतलब ये लगभग इसका आंसर यही है। तो हम और चेक कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे हम देखते हैं क्यूसेक का संबंध यहाँ पे प्रवाह की दर से है। ठीक है, क्यूसेक का संबंध प्रवाह की दर से है। तो ए का है 3, ए का 3 यहाँ बिल्कुल है। और यहाँ पे डी का बार है यहाँ पे दाब। ठीक है, बार का संबंध यहाँ पे हो जाएगा दाब से, तो डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर है इसका बी। ठीक है, आपने 2 ऑप्शन चेक करने के बाद ही इसका आंसर का पता लगा लिया था। उसके बाद हमको और यदि आगे चेक करना है तो हम आगे कर सकते हैं, नहीं तो वहीं से आंसर हम लगा के नेक्स्ट कर सकते हैं। क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक जल प्रवाह की दर है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बार क्या है? दाब मापने की इकाई। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10 पास्कल होता है। और 1 पास्कल बराबर होता है 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। यूपीपीसीएस 2005 में सवाल पूछा जा चुका है। लंबाई की न्यूनतम इकाई बताना है। ऑप्शन है नैनोमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नैनोमीटर, नैनो इसका होता है 10⁹ ठीक है, ये नैनोमीटर कितना? 10⁹ माइक्रोन 10⁻⁶ ठीक है, और फर्मीमीटर 10⁻⁻15, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घात में जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या होगी उतनी उसका मान कम होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 10 के ऊपर ऋण 9, ऋण 6, ऋण 10, ऋण 15। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 15 दिख रही है, लेकिन इसका मान सबसे कम होगा। तो सबसे पूछे हुए सवाल में यही गया लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो यहाँ पे 10⁻15 मतलब फर्मीमीटर। क्या है? फर्मीमीटर। यहाँ पे मीटर है सारे, ये फर्मीमीटर। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। ठीक है, फर्मीमीटर। इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर 10⁻⁻15 मीटर है। और नैनोमीटर का मान होता है 10⁻⁹ मीटर। माइक्रोन होता है 10⁻⁶ मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, लंबाई के मात्रक जैसे हम बात करें खगोलीय मात्रक 1 AU का मान होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, एक लीप ईयर का मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना है? 9.46 × 10⁻15 मीटर, या फिर 1 × 10⁻16 मीटर। आगे है एक पार्सेक बराबर होगा 3.08 × 10⁻16 मीटर, या फिर 1 पार्सेक बराबर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष, या 1 पार्सेक बराबर होगा 2.07 × 10⁻15 AU। AU का मतलब क्या है? खगोलीय मात्रक। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपके लिए याद रखना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे देखिए घात से संबंधित जो यहाँ पे पूर्व लग्न दिए गए और उनके संकेत यहाँ पे दिए गए। जैसा कि सवाल में पूछा गया था, आपको क्या पूछा गया था? नैनो, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूर्व लग्न यहाँ पे दिए गए हैं कि किसको क्या बोलेंगे। आपको दिया गया था नैनो। देखिए नैनो जो हमने लाए थे यहाँ से लेके आए 10⁻⁹ नैनो दिया गया था। फिर दिया गया था क्या? फिर फर्मी या फिर फैमटो, ये हो गया 10⁻15, और यहाँ पे 10⁻6। और ये जिस प्रकार से आप देख सकते हो, यदि ऐसे प्रश्न यदि आपको आए तो यहाँ पे पूर्व लग्न से आप समझ सकते हैं। पूर्व लग्न आपको दिया गया डेका 10⁻1, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा। और यहाँ पे इसका संकेत दिए गए डेका को DA, हेक्टो को H से लिखते हैं स्मॉल h से, किलो को K से लिखेंगे, मेगा को M से, गीगा को G से। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे लिस्ट मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ आपको। तो आप इसको एक बार जो PDF मिलेगी आपको, PDF से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ताकि अगले कोई भी सवाल आए तो आप इसको कर सकें। इसी प्रकार से आ सकते हैं। नैनो मतलब जो पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न को देकर भी आपको बोला जा सकता है कि इसमें बताइए इसमें सबसे छोटा या न्यूनतम कौन सा है या बड़ा कौन सा है। इस प्रकार चीज़ें आ सकती हैं। अगला सवाल, ये सवाल यूपीपीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? एक बैरल मतलब कितना है? ऑप्शन है 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, या फिर 201 लीटर। तो तेल का एक बैरल का मान यहाँ पे होता है 159 लीटर। आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी। और चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं।
बैरल तेल मापने की इकाई है और ये घन मीटर में होती है। और एक बैरल का मान यूके गैलन में यदि हम देखें तो 34.9723 यूके गैलन है। और देखिए दशमलव के बाद जो भी अंक है वो उनको हम एक एक करके गिनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे गिना 34.9723, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी काउंटिंग करते हैं। एक बैरल का मान यूएस गैलन में कितना है? एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन होता है। एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर होगा, या फिर 159 लीटर होगा, या फिर 0.159 घन मीटर होगा, ठीक है। 1 लीटर बराबर 10⁻³ घन सेंटीमीटर, या फिर 0.2642 गैलन होगा, या फिर 1 गैलन बराबर, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 गैलन का मान कितना है, सॉरी ये चेंज है। 1 गैलन का मान कितना है? 3.785 लीटर, 3.785 लीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे भी 159 लीटर एक बैरल तेल के एक बैरल का मान। अगला है 1 माइक्रोन बराबर है बिहार पीएससी में यह सवाल पूछा जा चुका है 1994 में। 1 माइक्रोन, देखिए मैंने आपको बताया था पूर्व लग्न के आधार पर सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पूर्व लग्न माइक्रोन मतलब क्या है? माइक्रोन मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो यहाँ पे हम देखते हैं 1/10 मिलीलीटर, 1/100 मिलीलीटर, 1/1000 मिलीलीटर, या फिर 1/10,000 मिलीलीटर। तो किसके बराबर है 1 माइक्रोन? तो हम देखते हैं 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁶ होता है 1 माइक्रोन। यदि हम इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है? 10⁻³ मिलीलीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे आधार समान है। आप घातांक के नियम जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, गणित में घातांक के नियम। आधार समान है तो घाते क्या होगी? जुड़ जाएगी। ये घात ऋण 6 और धन 3 यहाँ पे जुड़ जाएगी, ऋण 6 और धन 3 यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये मिलीलीटर चल रहा है यहाँ पे, इसके बराबर में हो गया क्या? 10 ऋण 6 और धन 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋण 3, ठीक है। ऋण 3 हो जाएगा मिलीलीटर। अब यहाँ पे देखिए 10⁻³ का मतलब क्या है? 10⁻³ का मतलब क्या है? यहाँ पे 10⁻³ का मतलब 1/1 2 3 शून्य लगाने। जितनी संख्या लिखी होती है घात में उतने शून्य हमको नीचे लगाने। तो 1/1000 कितना हो जाएगा? मिलीलीटर, 1/1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। तो कौन सा है आंसर? यहाँ पे सी वाला 1/1000 मिलीलीटर आंसर है इसका, सी, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में तो आया ना कि किस प्रकार से घात वगैरह घात का जो है प्लस हुआ। घातांक नियम के अनुसार आधार यदि समान है, आधार समान है, ठीक है। ये आधार मतलब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, उसके बाद आधार समान है तो जो घातें होगी वो जुड़ जाएगी। ये देखिए ऋण 6 और धन 3 हुआ, आप सभी जानते हैं। धन और ऋण कितना हो जाएगा? धन और ऋण कितना होगा? ऋण होगा। लेकिन यहाँ पे जो संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे कितना बड़ी संख्या 6 है, यहाँ पे हो जाएगा 3, ऋण 3 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे आएगा, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। आगे हम देखते हैं प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं तो वर्ष ये समय की इकाई होगी, तो ये समय की इकाई नहीं है, ठीक है। समय की इकाई नहीं है। ये सवाल पूछा जा चुका है आरपीएससी 1997 में, और एमपीपीएससी 2008 में, जेकेपीएससी 2013 में, और एचएसएससी 2017 में ये सवाल पूछा जा चुका है। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, या फिर प्रकाश की तीव्रता की। देखो मैंने आपको पहले बताया समय की ये इकाई नहीं है, तो ये बी वाला ऑप्शन पहले गलत हो गया, ठीक है। आयु भी नहीं होगी। ज्योति तीव्रता प्रकाश की तीव्रता ये भी नहीं है। ये है दूरी की, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, आंसर है इसका ए। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष हम कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? मीटर में हम देखें तो 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। कितना? 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर ये होता है। और यह एक प्रकाश वर्ष हम बात करें
इसको अन्य तरीके से 0.946 गुणित 10 की घात 16 बराबर 1 गुणित 10 की घात 16 मीटर भी हम इसको लेते हैं। ठीक है, इसी को परिवर्तित करके ये हमने लिख लिया और सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया है कि 10 की घात 16 मीटर इसका होता है, एक प्रकार का इसका मान। ठीक है, और ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ये इसका सिंप्लीफाई रूप है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके उसको लिख दिया ताकि आपको यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए 9 दशमलव में दशमलव वगैरह जो आगे प्रोसेस हुई वो यहाँ पे 10 की घात 16 मीटर हो गया। तो ये इसका मान है, आप याद रखिए, या तो आप इसको याद रख सकते हैं 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर या फिर 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो ये वाला 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। आगे है बल का मात्रक है। ये सवाल MPPSC MPPCS या MPPSC इसको बोलेंगे 1990 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है फैराडे, फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड। फैराडे, फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड। बल का मात्रक है न्यूटन। आंसर है इसका सी। आंसर इसका सी। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। और बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और इसको नेक्स्ट किया गया है विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे देखिए MLT-2 इसका विमीय सूत्र यहाँ पे है। और फर्मी क्या है? 10 की घात 15 मीटर लंबाई का मात्रक है। फैराडे क्या है? धारिता का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं इस वाली लाइन में द्रव्यमान बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान m, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m यहाँ पे जो द्रव्यमान है किलोग्राम में मापा जाएगा, मीटर यहाँ पे मीटर लेंगे और सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या होता है? किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन को इस प्रकार भी हम जानते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर है इसका सी, न्यूटन। अगला सवाल है सदिश एक भौतिक राशि है। HPSC 2017 में यह सवाल पूछा जा चुका है। सदिश एक भौतिक राशि है जिसमें क्या क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन, या फिर घनत्व और तनाव, या जड़त्व और प्रतिबल, या फिर परिमाण और दिशा। क्या होता है सदिश राशि में? सदिश राशि में होता है परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा। ठीक है, तो सदिश एक भौतिक राशि जिसमें क्या होती है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। सदिश राशि परिमाण और दिशा इनमें दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता। तो ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? सदिश राशि के। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, जैसे चाल। देखो चाल और वेग में क्या फ़र्क है? चाल और वेग का दोनों का सूत्र एक ही है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। और वेग बराबर भी दूरी बटे समय होता है। सॉरी, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। लेकिन इनका जो मात्रक है मीटर पर सेकंड, ये दोनों समान होता है। कौन कौन सा? वेग और चाल का मीटर पर सेकंड समान होता है। यहाँ पे वेग का भी और चाल का भी। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे विस्थापन यानी यहाँ पे दिशा होती है, और यहाँ पे दूरी। यहाँ पे दूरी में दिशा का ज्ञान हमको नहीं होता है, मतलब दिशा उसमें नहीं बताई जाती है। तो इसलिए ये सदिश है और ये अदिश है। सदिश कौन सी है? वेग है। अदिश कौन सी है? चाल है। त्वरण, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, विद्युत की तीव्रता, ये सभी सदिश है। अदिश कौन से? चाल, आयतन, द्रव्यमान, दूरी, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, घनत्व, दाब, समय, तापमान और विद्युत धारा इत्यादि। ठीक है, आंसर इस प्रश्न का है डी, परिमाण और दिशा। एक सदिश एक भौतिक राशि जिसमें क्या होती है? परिमाण और दिशा। अगला हम देखते हैं 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। कौन कौन सी? 1 फीट बराबर कितना होगा और नैनोमीटर कितना होगा। ठीक है, यह सवाल पूछा जा चुका है UPSC 2008 में। UPSC 2008 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं 183 गुणित 10 की घात 6 नैनोमीटर, 264 गुणित 10 की घात 6 नैनोमीटर, 183 गुणित 10 की घात 7 नैनोमीटर और 181 गुणित 10 की घात 7 नैनोमीटर। तो देखिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात 9 मीटर।
ठीक है। अब हमको क्या देखना है, अब व्यक्ति की लंबाई फीट में है तो इसे मीटर में बदलने पर कितना आएगा। 1 फीट बराबर कितना होगा, क्योंकि 1 फीट बराबर है 0.305 मीटर है, ठीक है, 0.305 मीटर है। तो 6 फीट बराबर कितना, 6 फीट का मान हम कैसे निकालेंगे, 6 गुणित 0.305 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगी कितने में, मीटर में। तो 6 फीट बराबर कितना हो जाएगा, इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.83 मीटर। कितना आएगा, 1.83 मीटर ही आएगा। और इसको नैनोमीटर में जब बदलेंगे तो ये कितना आएगा, 1 मीटर बराबर कितना होगा, 10⁹9 नैनोमीटर, 10⁹9 नैनोमीटर। देखो ये नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ मिलकर क्या बनती है, एक बड़ी चीज़। तो जैसे यदि बनेगी तो यहाँ पे देखो मीटर हो जाएगा, क्या होगा, मीटर बड़ी है नैनोमीटर छोटी है। तो यहाँ पे इतने सारे 9 मिलके 1 2 9 मतलब 0 मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सारे मिलके क्या बनाएंगे, 1 मीटर बनाएंगे। इतने सारे नैनोमीटर मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 10⁹9 का नैनोमीटर बदलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1.83 गुणित 10⁹9 नैनोमीटर ये हो गया। अब यहाँ पे दशमलव हटा है, दशमलव कैसे हटा, 1.83 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 था, ठीक है। अब दशमलव हटा तो दशमलव हटा नीचे आए कितना, नीचे एक उतारे और 8 और 3 के लिए 0 लिख दिए, ठीक है। कितना किए, दशमलव हटा, दशमलव हटने के बाद यहाँ पे 1 हमने लिखे। इसका कितने अंक है, 1 और 2 अंक है, 8 और 3। तो यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पर उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, 183 गुणित 10⁹9 और यहाँ पे कितना है 10⁵2, 2 शून्य है मतलब 10⁵2 हो जाएगा। अब यहाँ कैसे होगा, 183 गुणित 10⁵9। अब ये 10⁵2 नीचे है, यदि उसको हम ऊपर लेके आएंगे अंश में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, -2, ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है, ऋण 2, 10⁵2। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 183 गुणित कितना हो गया, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 9 में से 2 का कितने बचेंगे, 7। तो इस प्रकार ये 183 गुणित 10⁵7 नैनोमीटर इसका आंसर आया। समझ गए, 183 गुणित 10⁵7 नैनोमीटर, 183 गुणित 10⁵7 नैनोमीटर आंसर है इसका सी। इस सवाल का आंसर है कितना हो जाएगा, सी। अगला सवाल है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसका बराबर होता है। ये सवाल बिहार PSC में 1997 में पूछा जा चुका है। देखो पिको का मतलब क्या है, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। अब ये ग्राम यहाँ पे लिखा है ग्राम, तो हम ग्राम यहाँ लिख देंगे। पिको का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 10⁻6 ग्राम, 10⁻9 ग्राम, 10⁻12 ग्राम, 10⁻15 ग्राम। देखो मैंने आपको बताया था कि पूर्व लग्न के अनुसार भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पूर्व लग्न जो जिसमें 10 की घात धन में हो, ऋण में हो, वहाँ पे जो मैंने चार्ट बताया था आपको, चार्ट शायद पिछले प्रश्न में रह गया है, एक मिनट, ये देखिए, इस वाले प्रश्न में हमने डिस्कस किए थे ये पूर्व लग्न के बारे में, संकेत के बारे में क्या है, 10 की घात 1 है तो डे का। इस प्रकार मैंने आपको बोला हूँ कि ये एक बार पढ़ लेना, तो उससे आपको प्रश्न करने की समझ और बढ़ जाएगी। हम यहाँ पे थे, तो 1 पिकोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻12 ग्राम। तो ये होगा आंसर इसका सी, आंसर हो जाएगा इसका सी। और ये सब द्रव्यमान मापने की लघु इकाइयाँ है। 1 पिकोग्राम 10⁻12, 10⁻6 ग्राम मतलब 1 माइक्रोग्राम हो जाएगा, 10⁻9 ग्राम मतलब 1 नैनोग्राम हो जाएगा, 10⁻15 ग्राम मतलब 1 फेम्टोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इस प्रश्न कितना, सी। अगला सवाल है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है। नूरी साल क्या है, नूरी साल क्या है, नूरी साल। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, नूरी साल को नूरी साल या फिर प्रकाश वर्ष इसको बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। नूरी साल या क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये दोनों बात एक ही है। अब हम प्रश्न को करेंगे तो इसमें आसानी होगी। पहला ऑप्शन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नूरी साल क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है क्या, ये नहीं है। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, आप सभी जानते हैं, एक वर्ष में नूर मतलब जो प्रकाश है, प्रकाश का तय किया हुआ फासला है। आंसर है इसका बी, आंसर है इस सवाल का बी। नूरी साल
प्रकाश वर्ष को ही बोलते हैं और प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यदि आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष क्या है तो ये है नूरी साल। एक तो हम नूरी साल को प्रकाश वर्ष बोलेंगे और प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर और यहाँ पे है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, किलोमीटर और मीटर यहाँ पे देखिए, किलोमीटर में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में है और यहाँ पे मीटर में कितनी है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻3 हो गई, 10⁻3 और यहाँ कितनी है 10⁻12 तो ये कितना हो जाएगा 10⁻15। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 10⁻15 मीटर में है और 10⁻12 किलोमीटर में। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर में है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में। ठीक है, इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें हम देख लेते हैं। समुद्र की दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल इकाई का प्रयोग करते हैं। समुद्र की दूरी हम नापेंगे किससे, नॉटिकल माइल से। एक नॉटिकल माइल या फिर मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक गज बराबर 3 फीट या फिर 0.9144 मीटर। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। और आगे हम बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम का प्रयोग तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है और फर्मी एफएम का प्रयोग नाभिक और उसके मूल कणों के आकार को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको याद रखनी है। अगले सवाल इनसे बन सकते हैं। अगला है बल बटे त्वरण होता है। बल बटे त्वरण क्या होता है, संवेग, द्रव्यमान, गति या फिर दाब। देखो यहाँ पे बल है, बल और त्वरण का संबंध यहाँ पे दिए गए। तो बल और त्वरण का संबंध किस प्रकार से निकालते हैं। बल बराबर होता है, बल मतलब F बराबर m यानी मास यानी द्रव्यमान। एक बार फिर से लिख रहा हूँ, F बराबर ma। F मतलब बल, बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, ये हुआ। अब इनने क्या पूछा, बल बटे त्वरण। तो बल बटे त्वरण, ये त्वरण यहाँ मल्टीप्लाई में है इस साइड में, तो ये यदि भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा। द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, बल बटे त्वरण। ठीक है, तो बल बटे त्वरण क्या है, द्रव्यमान। तो यहाँ पे ऑप्शन है संवेग, गति, द्रव्यमान, दाब। तो आंसर है इसका क्या, द्रव्यमान। आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर कितना हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन है और इसका सही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दाब बराबर कितना होगा, किसी पृष्ठ के यहाँ पे दाब का मान, दाब क्या है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंब बल को हम दाब कहते हैं। इसका सही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, या फिर हम यहाँ पे देखते हैं पास्कल के बारे में। पास्कल होता है कितना, F/A, जिसकी विमा यहाँ पे दी गई है ml-1 t-2, ml की घात -1 t की घात -2। संवेग हम देखते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल उसका संवेग कहलाता है। P बराबर m/v और संवेग का मात्रक यहाँ पे दिए है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग यहाँ पे संवेग कैसी राशि, सदिश राशि। यहाँ पे v मतलब जो वेग है, वेग एक सदिश है, तो यहाँ पे ये संवेग भी कैसी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे है सी, द्रव्यमान। अगला सवाल है अदिश राशि कौन है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है, ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या फिर उपरोक्त में सभी। संवेग बराबर जो संवेग है, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, आप सभी जानते हैं। बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। ठीक है, उपरोक्त में सभी ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सी सदिश निकली, संवेग और आघूर्ण सदिश निकल गए, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन बचे यहाँ पे ऊर्जा। तो ऊर्जा कौन सी राशि यहाँ पे हम जानते हैं, ये अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। ऊर्जा कौन सी राशि, अदिश राशि। और ऊर्जा में केवल परिमाण होता है और सदिश राशि भी होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे बल आघूर्ण तथा संवेग दोनों में यहाँ पे दिशाएं दी गई है। ठीक है, बल आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं।
अगला है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है? यहाँ पे पूछा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पे ध्यान रखिए नियतांक, इसके नियतांक की एसआई इकाई पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम पहले इसको निकाल लेंगे कि इसकी नियतांक की एसआई इकाई क्या है। यहाँ पे देखिए सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण होता है सॉरी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो होता है जी, इसका मान क्या होता है? बल गुणित दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप देखिए, पहले होता क्या है, F बराबर जी गुणित m1 गुणा m2 बटे r स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। ठीक है, F क्या है यहाँ पे? बल है, और ये नियतांक है। m1 m2 क्या है? पहले पिंड और दूसरे पिंड का मास है यहाँ पे, और r2 क्या है? उन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, समझ गए? अब देखो ये कैसे आया, कैपिटल जी कैसे निकला यहाँ पे, ये देखिए f, इस समीकरण में हम f को यहीं रहने देंगे। f गुणा हो जाएगा r को हम यदि ऊपर पहुँचाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर हो गया r का वर्ग हो गया, बटे में कितना आया? बटे में क्या आएगा? ये जो मल्टीप्लाई में है वो किस में आएगा? बटे में। जो गुणा में है वो बटे में आएगा, m1 गुणा m2। ठीक है, तो ये क्या बच गया यहाँ पे? जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जी का मान यही हमने लिखा है, बल गुणित दूरी का वर्ग, ठीक है, और द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान, ये है यहाँ पे। समझ गए? अब इसका जो मात्रक है वो हम देख लेते हैं। F मतलब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, आप सभी जानते हैं। आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? आर मतलब यहाँ पे क्या है? दूरी, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और m1 m2 क्या है? मास, तो कितना हो जाएगा? kg इंटू kg। ठीक है, तो ये निकल के क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे यदि इसको हम ऊपर लिखे आएंगे kg को, तो kg माइनस 2 कितना हो जाएगा? kg माइनस m की घात 2, मीटर की घात 2 और kg की घात ऋण 2। ये है इसका आंसर। ठीक है, न्यूटन मीटर का वर्ग और किलोग्राम की घात कितना हो जाएगी? ऋण 2। न्यूटन मीटर की घात 2 और किलोग्राम की घात ऋण 2। यहाँ पे ऑप्शन न्यूटन मीटर की घात ऋण 2, किलोग्राम की घात ऋण 2 नहीं। न्यूटन मीटर की घात 2, किलोग्राम की घात 2, ये भी नहीं। न्यूटन मीटर की घात 2, किलोग्राम की घात ऋण 2, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये हमने निकाले। न्यूटन मीटर की घात 2, किलोग्राम की घात ऋण 2। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका कितना? सी। समझ गए? आगे हम देखते हैं श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइस, पास्कल, प्लाइजूली, या फिर इनमें से कोई नहीं। श्यानता की एसआई इकाई यहाँ पे प्लाइजूली। ठीक है, ये पिछले वाले प्रश्न में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और चीज़ यहाँ पे दी गई है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि इनसे संबंधित यदि प्रश्न आए तो आप इनको कर सकें। ठीक है, समझिए। इससे संबंधित जो अन्य चीज़ें हम देखते हैं, श्यानता जो गुणांक है किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड होता है। ऐसा ही मात्रक में से प्लाइजूली कहते हैं, प्लाइजूली कहेंगे इसको। ठीक है, श्यानता गुणांक का जो मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर गुणा सेकंड, ये किलोग्राम प्रति मीटर गुणा सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाइजूली भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्लाइजूली। आंसर है इसका सी। और अन्य चीज़ हम देखते हैं, पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल PA भी कहा जाता है। एक पास्कल का मान 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग होता है। और दाब की विमाएँ L की घात ऋण 1, T की घात ऋण 2 होती है। और दाब का अन्य मात्रक वायुमंडल
ATM भी होता है। और एक वायुमंडल 1.013 गुणित 10⁵ पास्कल PA या 1 बार बराबर 10⁵ PA या पास्कल इसको बोलेंगे। और एक टॉर बराबर होता है 133 PA, 133 PA, ठीक है, पास्कल। समझ गए? तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे C, अप्लाई जूली। अगला सवाल है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो मेगावाट जो है बिजली के मापने की इकाई है जो इसमें इससे संबंधित क्या होता है? उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में इसका क्षय हो जाता है। ये है ह्रास, और यहाँ पर ट्रांसमिशन जिसका क्षय हो जाता है। ये मेगावाट बिजली हम कि किसके लिए नापेंगे? तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं मेगावाट बिजली हम नापेंगे। मेगा मतलब यहाँ पे होता है काफ़ी बड़े पैमाने में जब हमको बिजली उत्पादित करते हैं, ठीक है, बड़े पैमाने में बिजली उत्पादित करते हैं तब इसको नापते हैं मेगावाट में। तो ये देखिए उत्पादित की जाती है, आंसर इसका हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा इसका ए। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो बिजली जब उत्पादित की जाती है उसको मापते हैं। और किलोवाट और वाट बिजली की छोटी इकाई है। किलोवाट और वाट कैसी इकाई है? ये छोटी इकाई है। अगला है ल्यूमेन, किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रकाशमिति, तरंगदैर्ध्य, ज्योति फ्लक्स और इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन मात्रक है प्रकाशमिति का, आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए। और किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमिति ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? तो एक सेंटीमीटर का मान कितना होता है? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर कितना होगा? माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 10⁻⁶ को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर कितना है? 100 सेंटीमीटर गुणित 10, यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁶ गुणित 10⁻² हो जाएगा। 10⁻ कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, ऋण 6 धन 2, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? 10⁻⁶, 10⁻², 10⁻⁴, इनमें से कोई नहीं। ये देखो 10⁻⁴ ऑप्शन में है, आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी, ठीक है। और इस संबंधित जो भी पूर्वलग्न और पूर्वलग्न घात वगैरह दिए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिए जरूर। और जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे इसको लिख के चिपका दें ताकि बार बार आप इसे देखें तो आपको याद हो जाए, या फिर अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो भी आप तरीका इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तापमान का ऐसा ही मात्रक जूल, केल्विन, वार या फिर कैलोरी? तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ऐसा ही मात्रक जो 7 है, 7 में से एक तापमान है जो मूल मात्रक है, उसमें इसका ऐसा ही मात्रक है केल्विन। जूल, वार, कैलोरी नहीं है, ठीक है। जूल किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। कैलोरी भी हम मापते हैं, कैलोरी से हम मापते हैं ऊर्जा को, ठीक है। और कार्य का मात्रक जूल है और शक्ति का मात्रक है वाट। और जो तापमान का ऐसा ही मात्रक कितना है? क्या है? केल्विन, ठीक है। आंसर है इसका बी, केल्विन। तो ये थे इस चैप्टर संबंधित सारे प्रश्न जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ये चैप्टर से संबंधित MCQ सामान्य भौतिक विज्ञान के मात्रक और मापन के MCQ सारे यहाँ समाप्त होते हैं। ये संभावित थे जो जिनसे संबंधित कॉन्सेप्ट से प्रश्न बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएंगे। तो इसको ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।